व्यूअर्स, मेरा नाम AK तगर है और मैं नुशरफ रोज़ शहर में रहायश पज़ीर हूँ। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती होंगी और आप उनमें से कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करते होंगे। मैंने अब सोचा है कि ढेर सारी वीडियोस मोटिवेशनल हो या एजुकेशन साइड हो, ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पर मुझसे बहुत से अच्छे बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक अपना हिस्सा डालूं उनमें। तो उस पर बहुत से रिसर्च के बाद आज मैंने ये डिसाइड किया है कि YouTube चैनल पर मैं भी कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी अफर्मेटिव वीडियोस जो कि आप लोगों तक, आप लोगों की रहनुमाई करे और आप दूसरों की रहनुमाई करें, क्यों ना ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए। क्योंकि मुझसे ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, मुझसे ज़्यादा एजुकेशनल स्पीकर्स यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, मगर हमें अपने हिस्से का काम कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो बजाय कि मैं इस फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे कामों में लग जाऊं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं दूसरे काम तो ऑलरेडी करता आया हूं, मगर ये फील्ड जो है वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि इस फील्ड में जो मैं गेन कर रहा हूँ वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा और उम्मीद है कि ये आप भी गेन करके दूसरों तक पहुँचाते रहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत सा अर्सा गुजर गया है, मगर फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें अभी तक टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की मईशत पीछे चली जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर वो बंदा, हर 3 में से 2 बंदे जॉबलेस हैं, मगर उनके पास जॉब देखने के लिए भी टाइम नहीं। अगर हम किसी बंदे से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि यार चलो किसी काम से चलते हैं, तो सबसे पहले यही कहेगा कि नहीं यार, मैं मसरूफ़ हूँ अपने कामों में। वही बंदा जो आपको कुछ देर पहले बोल रहा था कि मैं फ्री बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, आप मेरे लिए काम ढूंढो, मगर जब आपने फ्री का काम उसे कहा कि चलो मेरे साथ कहीं काम से चलते हैं, तो वो हमें अवॉइड कर देता है कि नहीं, मुझे अपना काम है, आप अपने काम से जाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि हर 3 में से 2 बंदे बेरोज़गार बैठे हैं और वो जॉब की तलाश में हैं।
तो क्यों ना मैंने सोचा कि उन बंदों के लिए काम किया जाए जो अभी तक जॉबलेस हैं। तो ये मैं वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि जल्द अज जल्द जो भी नौकरियां आएँ मैं उन भाइयों और बहनों तक पहुंचाता रहूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जॉब्स के लिहाज से कि दादू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ढेर सारी जॉब्स आई थी। तो वो वीडियो देखकर मुझे पिंडी से कॉल आई थी कि भाई मैं पिंडी का रहने वाला हूँ और मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। तो मैंने उसे कहा कि भाई मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दी हुई है, अगर ये दादू डिस्ट्रिक्ट की जॉब्स हैं आपको नहीं मिल सकती। उसको मैंने समझाया, बजाय कि वहाँ पे अप्लाई करने के मैंने उसे फ़ोन पर ही समझा दिया। तो व्यूअर्स, जॉब्स तो करने के लिए बहुत सी हैं, जिनको काम करना नहीं होता वो बहाने तलाश करते हैं हमेशा। जिनको काम करने का सलीका नहीं होता, जिनको काम करने के लिए टाइम नहीं होता, लेज़ी पीपल होते हैं, वो हमेशा बहाने तलाश करते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, उसकी कमी है। डिफ़िकल्टीज़ हमारे दौर में और इस टाइम बहुत सी आएंगी हमारे आगे, मगर अगर वो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस नहीं कर सकते तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये क्लियरली बात है। जब तक हम डिसिप्लिन्स को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हमने अपने रूल्स और रेगुलेशंस और टारगेट्स और गोल्स नहीं बनाएंगे, हम अपनी किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। पहले ये हमने सोच लिया है कि अगर हमने कोई काम करना है तो उसका गोल बनाना है, उसके रूल्स बनाने हैं, उसके रेगुलेशन बनाने हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त घर बैठे काम कर रही है, मगर पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आज भी हम इस कोरोना की सूरत हाल के बावजूद हम सड़कों पे घूम रहे हैं और किसी ना किसी जॉब की तलाश में घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आज भी बेरोज़गार बैठे हैं। हमारे पास आज भी काम करने के लिए कोई वसाइल नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे पास जो हो वो हो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के सिवाय हम कोई काम नहीं करेंगे। भाई सरकारी नौकरी बिल्कुल आपको मिलेगी, मगर जब तक सरकारी नौकरी मिले, जब तक आपका कहीं पे काम हो जाए, जब तक कितना प्रोसेस होता है सरकारी ड्यूटी हासिल करने का, आपको तो पता होगा ना। पहले एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर हम फार्म भराएंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना माह उसमें लग जाएगा। फिर फार्म कंप्लीट हो जाएंगे, फिर फार्म की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, फिर जो फाइनलाइज लिस्ट लगेगी, फिर वो एंट्री टेस्ट के लिए 1 महीने बाद वो एंट्री टेस्ट के लिए कहेंगे या टेस्ट के लिए कहेंगे। उस टेस्ट के बाद जो वो फ़ाइनल करेंगे वो आधे निकल जाएंगे, और जो आधे फ़ाइनल करेंगे फिर 1 माह बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
इसका मतलब कि एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हमारे पास कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता है। 1 साल, 1 साल भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। 2-2 साल, 3-3 सालों के बाद हमारे पास इंटरव्यू लेटर आते हैं, फिर भी हम उसी में लगे होते हैं कि नहीं भाई करनी है तो सरकारी जॉब करनी है, प्राइवेट तो हमें करनी नहीं। भाई क्यों प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करनी? उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब पे भी हम आ रहे हैं। इस वक्त बैंकिंग सेक्टर बहुत काम कर रहा है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने MBA की हुई है सिंध यूनिवर्सिटी से। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारे यहाँ बहुत सा अच्छा काम कर रहा है और बहुत से बंदे उसमें लग गए हैं, मगर वो वहाँ पर भी खुश नहीं है। वो कहते नहीं भाई मैं यहाँ पे मैं तो CEO बनना चाहता था बैंक का, मगर मैं तो यहाँ पे फील्ड ऑफिसर बन गया। मैं तो चाहता था कि मेरे अंडर में 10 लोग होंगे, मगर मैं तो उन 10 में से मैं एक हो गया हूँ। तो क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि हमें खुद पे भरोसा नहीं, हम खुद काम करना नहीं चाहते। क्यों काम करना नहीं चाहते? हम कहते हैं घर बैठे सब कुछ हो जाए, जो भी है जैसा भी है, 5,000 सैलरी मिल रही है मगर अच्छा है, घर बैठे कोई मसला नहीं। 10,000 मिल रही है, घर बैठे कोई मसला नहीं। क्यों भाई? सिर्फ आपकी लाइफ है, आपके भाई बहन, बच्चे, बीवी, माँ बाप, उनकी ख्वाहिशें नहीं होती क्या कि मेरा बच्चा आगे जाए और ढेर सारे पैसे कमाए, लाइफ स्टैंडर्ड हमारा चेंज हो? उसके लिए हम सोचते ही नहीं है। बस ठीक है, 10,000 मिल गए, 20,000 मिल गए, अपने घर में बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है अपने घर में बैठे, मगर क्या इसमें हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है या नहीं? फ़ायदा कौन सा मिल रहा है? 10,000, 20,000, 30,000 सैलरी तक मिल रही, फिर भी हम परेशान होते हैं। 25 तारीख के बाद कहते हैं कि यार कोई आए और हमें उधार दे कर जाए। क्यों? क्योंकि हमने सारे जो वेस्ट थे वो हमने बंद कर दिए हैं। काम करना है तो एक ही स्पॉट पे करना है, जाना है तो एक ही जगह पे जाना है, जॉब करनी है तो एक ही जॉब करनी है। भाई कुछ समझो, समझने की कोई बात होती है, आपके दिमाग में कुछ है कि नहीं है? बस एक जॉब करनी है 20,000 की, बस शाम को घर जाना है, सोना है और सुबह को उठना है। लॉकडाउन में ये जो कोरोना 19 आया है, कोविड-19, आपको पता है कि इसमें सफ़ेद पोश बंदे जो थे वो कितना परेशान थे? नहीं पता आपको? मैं जानता हूँ इनको। सफ़ेद पोश बंदे इसमें इतना परेशान थे कि मैं आपको वो मंज़र बयान ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बयान? ये आप खुद समझते हैं। तो आज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई खुदारा, आपको जो ज़िंदगी बसर करनी थी, आपको जो ज़िंदगी गुजारनी थी, वो आपने फाइनल कर दिया। अब जो आपको करना है
वो आपको अपने लिए तो करना ही है, मगर सबसे पहले अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने बीवी बच्चों के लिए करना है। एक माजूर शख्स बैठा था कहीं पे, मैं भी वहाँ पे बैठा था किसी दोस्त के पास। वो एक मिठाई का डब्बा लेके आया। वो एक बंदा जो था वो पाँव से माजूर था, तो उसने मिठाई रखी वहाँ पे उस ऑफिसर के पास और कहने लगा कि सर, आपकी दुआओं से और अपनी मेहनत से और माँ बाप की दुआओं से आज मुझे जॉब मिल गई है और ये आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ। तो उसने कहा कि बेटा, आप जो हैं माजूर कोटा पे भी आए हैं, आपने जॉब किसके लिए लिए? तो उसने जो लफ्ज़ कहा ना, वो ऐसे अल्फाज थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसने कहा, सर जी, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, अल्लाह ताला ने मुझे माजूर कर दिया, कोई बात नहीं, माजूरी भी एक अल्लाह की दी हुई चीज़ है, मगर मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो फिर मेरी शादी हो गई। शादी भी अल्लाह के फजल व करम से मैंने कर दी। 2 बच्चे भी हैं मेरे पास। काम भी कोई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा और बहुत रोया कि या अल्लाह, ये आप कौन सा इम्तिहान ले रहे हैं मुझसे। शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं और मैं अपना ओन बिज़नेस करता हूँ। बालों की सैलून थी उसकी, सैलून की शॉप थी उसकी। तो उसने कहा, मैं क्या करूँ, इसमें से तो सिर्फ गुजारा होता है, घर का चूल्हा जलता है, मगर इसमें मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ? क्यों बाबा सेटिस्फाई नहीं हूँ? यहाँ तो लोग कहते हैं बस ठीक है, हमारा एक काम हो गया, खाना मिल गया, एक काम कर दिया हमने सारे दिन में और बस अब ठीक है। मगर मैं ये उस माजूर बंदे की बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने बैठा था और वो ये बातें कर रहा था और मैं उसे देख रहा था कि ये बंदा आज बोल क्या रहा है, आज मैं इसको सुनूंगा। तो उस बंदे ने कहा, सर जी, मैंने अपनी लाइफ गुजार दी, ख़त्म कर दी मैंने लाइफ। उसकी उम्र भी मेरे ख्याल से 30 थी अभी तक, और ये 30 ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। आई थिंक मेरी भी 24-25 होगी, ठीक है। तो उसने कहा, सर जी, कोई मसला नहीं है, मैंने अपनी लाइफ, मुझे अपने माँ बाप ने जन्म दिया, मैंने अपनी लाइफ बसर कर दी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर मैं बड़ा हुआ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, मैट्रिक इंटर की, मगर मुझ में सेटिस्फिकेशन नहीं थी कि भाई मैं जो इतना बड़ा बंदा, फिर शादी कर ली मैंने, शादी भी ऐसे कर ली बस पता ही नहीं चला, और शादी के बाद अब 2 बच्चे भी हो गए, फिर भी मैं वो सैलून की शॉप चला रहा था। जब बच्चे हुए तो मैंने सोचा कि भाई
2 बच्चे भी हो गए। अब मैं क्या करूँगा? इस सैलून की शॉप से तो मेरा गुजारा नहीं चलता। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ गुजार चुका हूँ, अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी तरह ना हो, वो कल सैलून ना चलाएं। तो मैं बैठे बैठे मैंने कहा कि यार मुझे सरकारी जॉब लेनी हो, क्योंकि वो सिक्योर होती है। सरकारी जॉब अक्सर मैंने पहले भी कहा कि हर बंदा, हमारा जो भाई बहन होती है, वो कहते हैं कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, और कुछ ना दो तो ना दो, सरकारी जॉब में पट्टे वाला भर्ती कर दो, चौकीदार भर्ती कर दो, और अपना माली भर्ती कर दो, मगर करेंगे हम सरकारी जॉब। प्राइवेट में तो बीपीएस नहीं होता, ऐसे ही काम करते हैं, पियोन भी ये हो। तो उसने कहा कि भाई मुझे चाहिए सरकारी जॉब, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी होती है, जब मैं आगे मर भी जाऊं या रिटायर भी होऊंगा, यहाँ तो एक तो परमानेंट सैलरी होती है मंथली। लॉकडाउन में मैंने आप कहा ना आपको कि सफ़ेद पोशियों की मैंने भी हालत देखी है, आपने भी देखी हो। ये जो कुछ दिन लॉकडाउन के चले ना, बहुत डिफ़िकल्ट थे, बहुत, इतने डिफ़िकल्ट थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर जो सरकारी मुलाजिम थे उनको, वो काम पे भी नहीं जा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, घर बैठे उनको जो सैलरी पहले मिल रही थी वही सैलरी मिल रही। अब तो उन्होंने कर दिया है, हेल्थ वालों का तो रिस्क अलाउंस भी हो गया है। तो ये क्या, ये प्रोटेक्शन। तो उस बंदे ने कहा कि सर जी मैंने सोच लिया कि मुझे सरकारी ड्यूटी लेनी है, और मैंने दिन रात मेहनत की, जॉब्स के लिए तलाश किया, मगर मुझे जॉब्स नहीं मिल रही। सिंधी अखबारों में देखा, ढूंढा, बहुत सी जगहों पे ढूंढा। यहाँ पे ऐसे बंदे हैं हमारे बीच में जिनका अक्सर यही काम होता है कि हम जॉब्स तो शो कर रहे हैं, मगर ऐसी अखबार में करें, ऐसे न्यूज़पेपर में करें कि हमें अगले आदमी को पता ही ना चले कि फलां डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी भी आई है। अक्सर देखा होगा आपने, मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। मेरे इलाके में जो है एक अखबार चलती है साथी के नाम से, बहुत अच्छी अखबार है, बहुत हद से ज़्यादा लाइक करते हैं लोग उसे, और मैं भी उसमें कॉलम वगैरह लिखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेशे से सहाफ़ी भी हूँ और अपना कॉलम भी लिखता हूँ। तो वो हमारी अखबार जो साथी के नाम से चलती है यहाँ पे, उसे लोग बहुत लाइक करते हैं, मगर उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। उस पर हम बाद में आएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि सर मैं परेशान था, बहुत सी अखबारों में देखा, ढूंढा, जॉब देखने के लिए गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं निकला। फिर मुझे एक तक जैसे दोस्त ने बताया कि भाई ये कावश अखबार, ये अपनी दूसरी अखबार जो हैं, पाकिस्तान की फेमस अखबारें जो हैं, ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है कि हम वो चीज़ देते हैं जिनका लोगों को इल्म ही ना हो। ऐसी चीज़ें ऐसी जगह पे शेयर कर देते हैं
जहाँ पे हमारी कोई रसाई ना हो। और रसाई नहीं होगी तो क्या होगा, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो ऐसे ही जॉब में वैकेंसीज पड़ी रहेंगी, और जब कोई नहीं आएगा तो हम उनकी जगह पे अपने बंदे बिठा लेंगे। तो उसने कहा कि सर जी, एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा यार डिजीज़ कोटा में जॉब्स आई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिजीज़ कोटा, ओ सॉरी डिजीज़ नहीं, अपना डिसेबल कोटा, डिजीज़ नहीं सॉरी डिसेबल, माजूर, मैंने आपको बताया वो बंदा माजूर था कि माजूर कोटा में जॉब्स आई हैं और डिसेबल पर्सन के लिए। तो मैंने उससे पूछा ये डिसेबल क्या चीज़ है। वो माजूर बंदा था, वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। जब उसने मुझे बताया कि डिसेबल की जॉब्स आई हैं तो मैंने कहा ये डिसेबल क्या है, पहले तो ये बताओ। उसने कहा कि जो माजूर बंदे होते हैं ना, उसे डिसेबल पर्सन कहते हैं। अच्छा, किस कहाँ पे जॉब्स आई हैं? उसने कहा कि भाई जॉब्स आई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा यार मुझे तो नहीं पता कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। उसने कहा कि मेरा तो पढ़ा हुआ नहीं है, मगर फ़लाँ अखबार में ये पोस्ट आई है और मुझे किसी दोस्त ने बताया। उसने कहा अच्छा कौन सी अखबार है? तो उसने कहा कि डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का फेमस, पहले नंबर पाकिस्तान का, कायद मोहम्मद अली जना के जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, उसी ने ये अखबार शुरू की थी। तो उसने कहा कि डॉन न्यूज़पेपर में डिसेबल की आई हैं जॉब्स। तो मैंने कहा यार मैं ये डॉन अखबार पढ़ूँगा कैसे? डॉन अखबार में आई तो हैं मगर मैं पढ़ूँगा कैसे? तो उसने कहा ये मसला भी है, मगर कोई मसला नहीं है, मैं आपको पढ़ के दूँगा। तो मैंने कहीं से वो डॉन अखबार ले ली और उस किसी बंदे से ये पढ़ाई, तो पता चला कि नौशहरा फरोज डिस्ट्रिक्ट में रियली डिसेबल की सीट्स आई हैं। और मैंने बिस्मिल्लाह करके उसमें अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी मैं क्लियर हो गया। बहुत सा टाइम गुजर गया, 1-1.5 साल गुजर गया, मगर कोई हमें बता नहीं रहा था कि आपकी जॉब सेलेक्ट हो गए हैं या नहीं। तो मैं डेली बेसिस पे या हफ्ते बाद अपना डीसी ऑफिस में जाता था डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ से मालूम करता था कि भाई मेरे काम का क्या हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसने कहा हमने भेज दिए कराची, वहाँ से आप अब लेटर आएंगे, होगा या नहीं होगा आप तो वही बता सकते हैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ पे आप लोगों का काम हो गया है, कुछ लोगों को ऑर्डर भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इट मीन्स कि आपको किसी ने नहीं बताया कि मतलब को आपको सिलेक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा कि जॉब्स ही इतनी थी, इतने हम बंदे भी नहीं थे, तो मैं सिलेक्ट कैसे नहीं हुआ डिसेबल पर्सन। उसने कहा कि नहीं आप एक बार जाएं एजुकेशन ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में मालूम करके देखें, हो सकता है कि गलती हो गई हो, किसी से आपका नाम नहीं आया। मैं आज उस बंदे की कहानी बता रहा हूँ आपको। मैं फिर आपको सारा कुछ बताऊँगा उसमें। आज मेरे पास बहुत सी सरकारी जॉब्स भी हैं, परेशान ना होना अभी है आगे। मैं आपको बोर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप भी बोर हो रहे हैं, मगर मैं आज बहुत ढेर सारी जॉब्स का ऐलान करूँगा आपके सामने, तो आप खुश हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई उसने कहा कि
ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं गया अपना एजुकेशन ऑफिस, वहाँ से मालूम किया कि सर यहाँ पे जॉब्स आई हैं, और मैंने अप्लाई किया था। तो उसने सारी मालूमात ली मुझसे, एजुकेशन ऑफिस वालों ने, और मुझे कहा कि भाई आपका काम नहीं हुआ क्योंकि आप डिसेबल पर्सन नहीं, क्योंकि आप डिसेबल पर्सन नहीं। उसने कहा कि वो मैं सुन के 5-10 मिनट में तुम्हें होश में ही नहीं था। एक बंदा जो डिसेबल पर्सन हो, इंटरव्यू भी दे जाए, डीसी, एसी, एडीसी, सारी कमेटी ने उसके इंटरव्यू लिए हों, और फाइनल में उसे कोई कहे कि आप बेटा डिसेबल नहीं हो, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उसने कहा सर मेरे आंखों से आंसू निकल आए और मैं बहुत परेशान हो गया कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। एक तो अल्लाह ताला ने मुझे डिसेबल कर दिया, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि मैं डिसेबल ही नहीं हूँ। तो मैंने उस बंदे को कहा कि भाई ये देखो मेरा पाँव काम नहीं करता और मैं लंगड़ा के चलता हूँ, और आप कहते हैं कि मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ। उसने कहा कि भाई देखें, डीसी साहब ने आपसे इंटरव्यू लिया, कमेटी ने आपको रिक्रूट किया, सब कुछ हुआ, आप मेरे पास भी आए, मैं भी देख रहा हूँ कि आप डिसेबल पर्सन हो, मगर ये जो लेटर आया है कराची से, हमारे पास जो लेटर आया है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप डिसेबल पर्सन नहीं हैं। उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तकरीबन 16 कैंडिडेट थे उसमें। उसने कहा मैं तो पहले बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया घर अपने, बहुत सोचा, और सोचने के बाद मैंने कहा कि आज से मैं अपना काम शुरू करूँगा। नाई की दुकान थी उसकी। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, जो लोग कहते हैं कि मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ, अगर मैं उनके पास नहीं गया तो वो समझेंगे कि वाकई मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ। इसीलिए आज मुझे उनके पास एक मर्तबा ज़रूर जाना होगा। जा भले ना दें, पर जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ, उससे मैं ज़्यादा हर्ट हुआ। जॉब्स नहीं देनी थी, जॉब नहीं देनी थी, मुझे नहीं देनी थी, कोई मसला नहीं था। बोल देते कि वैकेंसीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मगर इन्होंने ये क्यों कहा कि मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मतलब उसी टाइम मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे उन बंदों के पास जाना है, कराची जाना है, उसे दिखाना है कि भाई आपने किस लिहाज से कहा। जब रिक्रूटमेंट कमेटी ने कहा है कि मैं डिसेबल हूँ, हर बंदा मुझे जानता है कि मैं डिसेबल हूँ, आपके सामने ये सारा कुछ है, फिर भी आपने लिख दिया है कि मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, हर चीज़ है। आप कैसे लिख सकते हैं ये? आपको किसने हक दिया है कि आप किसी के बारे में इतना गलत लिखें और इतना झूठ बोलें कि आपने जो काम किया है, आपने जो इंटरव्यू दिया है, वो इलीगल दिया है? उसने कहा कि मैंने बस सोच लिया, रात के टाइम जब सो रहा था, मैंने ये अहद कर लिया कि नहीं भाई, करना है तो अब इनसे लड़ना पड़ेगा मुझे।
इनसे लड़ना पड़ेगा। उसी टाइम मैंने सोच लिया कि भाई मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये काम किया। अहद कर लिया मैंने रात के टाइम कि भाई अब लड़ना है इनके साथ। तो इस पे एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बेटे उस्ताद बुखारी ने कहा है कि सोन बाज़ार मां गिणी वठबो, फैज़ मुर्शिद खां पिनी वठबो, ॾिसजे त हक़ पंहिंजो आहे, हक़ पंहिंजो छिनी बि वठबो। उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ मैं। तो उसने कहा कि सोन बाज़ार मां गिणी वठबो, जो सोना होता है वो हर लिहाज से चेक करके गिन के उसकी पूरी माप लेते हैं। सोन बाज़ार मां गिणी वठबो मतलब कि सोन जो है, सोन ख़रीदते हैं बाज़ार से, वो हम अच्छी तरह से देख के तोल के फिर लेंगे। फैज़ मुर्शिद खां पिनी वठबो, और जो हमारा मुर्शिद है, जिसे हम मुर्शिद कहते हैं, बहुत सारे मानते हैं, मेरा तो मुर्शिद एक है, बताऊंगा कभी। उसने कहा कि मेरा मुर्शिद जो है, फैज़ मुर्शिद खां पिनी वठबो, जो हम फैज़ लेंगे अपने मुर्शिद के साथ, मुर्शिद से फैज़ लेंगे, वो हम भीख मांग कर भी लेंगे, मगर जो सोन लेंगे वो तोल के लेंगे, और जो फैज़ है मुर्शिद से वो हम भीख में लेंगे। ॾिसजे त हक़ पंहिंजो आहे, हक़ पंहिंजो छिनी बि वठबो। उसने कहा कि देखेंगे पहले कि ये मेरा राइट है, ये मेरा हक़ है या नहीं है। अगर मेरा हक़ है तो वो हक़ मैं छीन कर भी उससे, उस बंदे से लूँगा। ज़रूरत पड़ी तो लड़ूंगा, मरूंगा, मारूंगा, मगर मैं अपना हक़ लूँगा, क्योंकि जो कौमें अपना हक़ नहीं मांगती वो ज़िंदा नाशे होती हैं, और वो कभी तरक्की की तरफ रवा दवा नहीं हो सकती जो अपने हुकूक को पायमाल कर देती हैं। तो उसने कहा, ये बंदा, उस बंदे ने कहा कि ये शेर मुझे याद आ गया कि सोन बाज़ार मां गिणी वठबो, फैज़ मुर्शिद खां पिनी वठबो, ॾिसजे त हक़ पंहिंजो आहे, हक़ पंहिंजो छिनी बि वठबो। जी बस इस शेर ने मुझे जज्बात दे दी, और मैंने थाम दिया कि मुझे कराची के लिए निकलना है। मेरे पास किराया नहीं था। मैंने बहुत से लोगों को कहा, कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, और मैं सुबह के टाइम कराची के लिए निकल चुका। जब मैं वहाँ पहुँचा, डिसेबल कोटा के इंचार्ज के पास पहुँचा, और उसे मैंने कहा कि सर, मेरा नाम फलां है, मैं आपके पास ढेर सारी उम्मीदें लेके आया था, मगर दुख की बात यह है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर भी इतना बड़ा झूठ लिखते हैं, जिसकी वजह से आज मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और मैं अपनी सफाई देने के लिए आपकी ऑफिस में आया हूँ। तो उसने कहा कि बेटा मसला क्या है। मैंने उसके साथ अपना सारा मसला शेयर किया। सारा मसला सुनने के बाद उस बंदे ने कहा कि भाई, किस गधे ने आपको कहा है कि मैंने आपको डिसेबल डिक्लेयर नहीं किया? किस गधे ने आपको कहा है? उसने कहा, मैंने सारी हकीकत कह दी उसके साथ कि मैं यहाँ गया, फलां आदमी ने मुझे इससे कहा। उसने कहा ठीक है, बैठो यहाँ। उसने चाय मंगवाई मेरे लिए, मैंने चाय पी। वो बंदा उठा और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद वो आया, मुस्कुराया और मुझे कहने लगा कि मुबारक हो, आपको तो
बहुत पहले ही हमने सेलेक्ट कर दिया था और आपके साथ 16 कैंडिडेट्स और भी हैं। उस टाइम उसने कहा कि सर आप मजाक कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, ये मजाक की बात नहीं है और ये लेटर लें, ये आपका लेटर है, ये आपका आर्डर है, ये आपका आर्डर आज मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ और आप जाएं और उस बंदे के मुंह पे मारें जिसने आपको ये कहा है कि आप डिसेबल पर्सन नहीं। मैंने वो आर्डर लिया, देखा और मेरी आंखों में से आंसू निकल आए कि खुदारा ऐसे बंदे भी हैं जो इतना झूठ बोल जाते हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं कि आप डिसेबल नहीं हैं और आपकी जो है जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। मेरी आंखों में बहुत से आंसू आ गए, मैं रोया और फिर उस बंदे ने मुझे चाय पिलाई और मुझे कहा कि बेटा अगर जीना है तो कोशिश के साथ जियो, वरना यहाँ पे लोग जो है ना XYZ नहीं बोल सकता आगे। उसने कहा कि मैं वहाँ से निकला, मुझे अपनी खुशी तो बहुत थी, मगर मैंने उन 16 बंदों की भी पहचान करना शुरू कर दी कि वो 16 बंदे कौन हैं जिनके भी मेरे साथ आर्डर निकले हैं। और मैंने ये काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते के अंदर मैंने उनके नंबर्स, कांटेक्ट नंबर साथ किए और उनके साथ रब्ता किया और 16 और 17 ही कैंडिडेट्स हम उस जगह पे गए और वो आर्डर उस ऑफिसर के मुंह पे मारा कि ये देखें, जिसने हमें कहा था कि कराची वाले कहते हैं कि आपका डिजीज़ में नाम नहीं है और आप डिसेबल में नहीं आते, आप डिसेबल पर्सन नहीं हैं। वो आर्डर देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और हमसे एक्सक्यूज़ की और कहने लगा कि मैंने आप जैसा बंदा कभी नहीं देखा जिसने इतनी माजूरी के बाद भी इतनी कोशिश की और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो इस कहानी को बताने का मतलब ही यही था कि आप कभी भी घबराएं नहीं, कोशिश करें कि अपने मकसद में कामयाबी कैसे हासिल होगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपने पूरी देखी होगी, बोर ज़रूर किया है मैंने आपको, मगर आज के बाद मैं आपको अफर्मेटिव वीडियोस भेजता रहूँगा जिससे आप सरकारी, नीम सरकारी जॉब्स अच्छी तरह से, आसानी से मालूम हो सकेंगी। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसी अखबारों में, लोकल अखबारों में दे देते हैं जिनकी रसाई सिर्फ वहीं के लोगों पर होती है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरे प्रांशल तक नहीं हो सकती। तो आपको मैं आज ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, मेरी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह सरकारी हो या प्राइवेट, हर जॉब आप तक ज़रूर पहुंचेगी और आप ज़रूर अप्लाई करेंगे उसमें। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि YouTube चैनल जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं और बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमाना शुरू कर दिया है, मगर अफसोस की ये बात है कि हमारे
सिंध, खुसूसन सिंध में ये काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। मेरे हिसाब से 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो प्रॉपर यूट्यूब चैनल पर काम करें। आज मैं ये आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब चैनल पर काम करने के लिए आपको किसी चीज़ में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़ है। आप जिस भी फील्ड में अपने आप को मानते हैं कि इस फील्ड में आपको बहुत सी गिरफ्त हासिल है, तो उस फील्ड में आप चले जाएं, उसकी वीडियो बनाएं और अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, जिस पे ये वीडियोस आप रखते जाएं। इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब की पॉलिसी के तहत 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर्स के बाद आपको यूट्यूब चैनल से भी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। यूट्यूब चैनल से अर्निंग के लिए बहुत सा आसान तरीका है कि आप जिस भी फील्ड में हैं डेली एक वीडियो बनाएं और वो शेयर कर दें अपने चैनल पे। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे और वहाँ से भी आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, आपकी ये अर्निंग स्पेयर में चली जाएगी और इंशाअल्लाह अगर एक भी वीडियो आपकी मशहूर हो गई तो आप सारे दूसरे काम छोड़ के यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स पे पैसे कमाना अब निहायत ही आसान हो गया है। आप सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट अपने घर में बैठकर एक वीडियो बनाएं और यूट्यूब चैनल पर लगा दें। इंशाअल्लाह ढेर सारे पैसे कमाएंगे और आपको दूसरा काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकारी जॉब हो या नहीं सरकारी जॉब हो, हमें अगर जॉब मिलेगी तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें झाड़ू फरिया लगाना पड़ेगा, हमें सफाई करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। मगर ये एक वाहिद तरीका है जो हम घर बैठे मुफ्त में छोटी सी वीडियो बनाएंगे और वो यूट्यूब पर डालने के बाद पैसे अर्निंग होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरी आज आपको रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द अपना, अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो यूट्यूब चैनल बनाएं और अपनी फील्ड में काम करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि आप मेरी सजेशन को ज़रूर अप्लाई करेंगे। और ये लास्ट एडवाइस मैं आपको देता हूँ कि खुसूसन सिंध के लोग, यानी कि सिंधी भाइर जेके आहिनि, उनके लिए मैं आज बहुत दुख से ये कहता हूँ कि सिंधी बहुत मेहमान नवाज हैं, मगर पता नहीं वो कंजूस क्यों हो गए हैं। वो हमेशा कंजूस है नहीं, मगर वो अपने सिंधी लोगों को डिसलाइक करते हैं और डिसलाइक करने की वजह से लोग यूट्यूब चैनल पर सिंधी लोग हमारे भाई काम नहीं करते, जिनका फ़ायदा दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो मैं आपको ये हथ बदी अर्ज़ थो कयां तो महिरबानी करे पंहिंजा चैनल ठाहियो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे, पंहिंजनि भाइरनि खे, पंहिंजे भेनरुनि खे ये चैनल ठारायो ऐं उन्हनि ते कमु करायो ऐं जल्द खां जल्द हर उन सिंधी माण्हू, हर उन पाकिस्तानी, हर उन सिंधीअ जो चैनल सब्सक्राइब कयो त जीअं वधि खां वधि हुन जा सब्सक्राइबर थी सघनि ऐं जल्द खां जल्द हुन जा पैसा अर्निंग शुरू थी सघनि। त मुंहिंजी इहा उमेदु आहे त मुंहिंजी इन ॾिसियल ॻाल्हियुनि ते इम्प्लीमेंट ज़रूरु कंदव ऐं तव्हां बि जल्द खां जल्द हिकिड़ो बहितरीनु ऐं आला क़िस्म जो चैनल ठाहे उन ते कमु करणु शुरू करे ॾींदो।
तो व्यूअर्स अॼु आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु बि मां तव्हांजे लाइ तमामु बहितरीन ऐं आला क़िस्म जूं अबो 16 17 ऐं ग्रेड जूं जॉब्स सर्च कयूं आहिनि। त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ सिंधी नौजवान जे लाइ ऐं सिंध जे नौजवाननि लाइ कमीशन तहत 7 जायुनि जो ऐलान कयो आहे, जंहिंखे अॼु तव्हांखे हिते ॿुधाईंदो हलंदुसि त पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जूं 49 जायूं अनाउंस कयूं आहिनि, जंहिंमें 29 जायूं रूरल यानी कि बहिराड़ी ऐं 20 जायूं अर्बन यानी कि शहरी माण्हुनि जे लाइ आहिनि। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में 7 जायूं, जंहिंमें 4 जायूं रूरल यानी कि बहिराड़ी ऐं 3 जायूं अर्बन यानी कि शहर लाइ अनाउंस कयूं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ई असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल जे लाइ 2 पोस्टूं रूरल ऐं 1 पोस्ट अर्बन जे लाइ यानी कि टोटल 3 पोस्टुनि जो SPSC तहत ऐलान कयो वियो आहे। उन खां बाद में स्पोर्ट्स ऐं यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में बि सिंध गवर्नमेंट तरफ़ां असिस्टेंट इंजीनियर जूं 3 पोस्टुनि जो ऐलान कयो वियो आहे, जेका पिणु ओपन मेरिट तहत कयूं वेंदियूं। उन खां बाद में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जूं पिणु 3 पोस्टूं स्पोर्ट्स एंड यूथ प्रोग्राम में अनाउंस कयूं वेंदियूं। उन खां बाद में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि 16 ग्रेड में BPS 16 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जूं 23 पोस्टुनि जो ऐलान कयो वियो आहे। उमेद त सिंधी नौजवान वधि खां वधि हिननि में अप्लाई कंदा ऐं इंशाअल्लाह ही पोस्टूं हासिलु कंदा। मां बि हिन में अप्लाई कंदुसि, अव्हां बि ज़रूरु अप्लाई कजो। जेकॾहिं तव्हां हिन महिल ताईं मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे त चैनल सब्सक्राइब कयो ऐं ही चैनल ॿियनि दोस्तनि खां बि सब्सक्राइब कयो ऐं मुंहिंजी वीडियोज़ खे लाइक कंदा रहंदो। ईअं ई आउं तव्हांखे अहिड़ियूं अफर्मेटिव वीडियोज़ ऐं हाणे आउं तव्हांखे जॉब्स जे बाबति ॿुधाईंदो वेंदुसि। उमेद आहे तव्हां साथ सलामत, सिंध सलामत। अल्लाह हाफ़िज़।